टू माई चैनल द चॉकबोर्ड चैंपियन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। मैंने काफ़ी हफ्तों से वीडियोस नहीं डाले हैं, उसके लिए सॉरी, पर अब मैं वीडियोस कंटिन्यू रखूँगी। तो अपन पहले क्या करेंगे, आज इस वीडियो में अपन पहले जो अपन ने 2 वीडियोस में पढ़ा था उसका रिवीजन कर लेंगे। उसके साथ साथ में मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में क्वेश्चंस भी जोड़े हैं हर टॉपिक के बाद। तो किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस हैं, तो आप एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो गाइस, आज अपन पढ़ने वाले हैं एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी के बारे में। ठीक है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है? कोई भी एंटरप्रेन्योर को अपने आसपास के एनवायरनमेंट में अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अगर उसको पता चल गया कि जो अपॉर्चुनिटी उसने आइडेंटिफाई करी है वो फीसिबल है और वायबल है और वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए वो कर सकता है, तो उसको स्टेप्स लेने चाहिए ताकि उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके और गुड्स प्रोड्यूस कर सके दूसरों के अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करने से पहले। और उससे उसका प्रॉफिट मार्जिन डबल हो जाएगा और उसको और वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इसलिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी यही होती है। तो एंटरप्रेन्योर को एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोसेस है और एंटरप्राइज उसका आउटकम है। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या होती है आपको समझ में आ गया ना? अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखने से पहले एंटरप्रेन्योर को 2 चीजें देखनी पड़ती है कि क्या जो प्रोडक्ट मैंने सोचा है, जो अपॉर्चुनिटी मैंने रिकॉग्नाइज करी है, तो उसके लिए गुड मार्केट है या ऑलरेडी कोई मार्केट एग्जिस्ट करता है, तो क्या वो प्रोडक्ट चलता है उधर। और दूसरा, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब उसको प्रोडक्ट को बेच के हमको कितना पैसा मिलने वाला है, तो वो रेट ऑफ रिटर्न अट्रैक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था एनसीईआरटी में, व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अब बिजनेस अपॉर्चुनिटी में आप लिख सकते हैं एक पीटर एफ टकर की जो थी डेफिनेशन, वो देख लीजिएगा, वरना ये लिख लेना, वो ज्यादा बेहतर है। द बेसिक टेस्ट ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी इन द एनवायरमेंट and initiating steps to produce and sell goods and services to make the best use of that opportunity। तो ये पीटर एफ डकर ने बताया था। ठीक है, तो अब आप ये भी लिख सकते हैं कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन इकोनॉमिक आइडिया विच कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू क्रिएट अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड अर्न प्रॉफिट्स। एक आइडिया होता है जिससे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और एक बिजनेस एंटरप्राइज बनता है और हम प्रॉफिट्स अर्न कर लेते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज बिजनेस अपॉर्चुनिटी में भले 2 नंबर का क्वेश्चन ना आए, भले वो 5 नंबर का है, आप आराम से लिख सकते हैं। ये डेफिनेशन लिख लेना, फिर अगर लॉन्ग वर्ड्स का आया, वेरी लॉन्ग आंसर्स आए, तो उसमें लिख लेना कि अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने से पहले अपन को मार्केट और रेट ऑफ रिटर्न भी देखनी है। ठीक है, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटी के 5 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला मार्केट स्कोप, दूसरा रेट ऑफ रिटर्न एक्सेप्टेबल है कि नहीं, तीसरा कि जो आइडिया है वो प्रैक्टिकेबल है कि नहीं, कि कुछ भी हम सोचेंगे कि मैं ऐसे मशीन बनाऊंगा, डोरेमोन के एनीवेयर डोर बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। कॉम्पिटेंस ऑफ एंटरप्रेन्योर टू एनकैश इट, मतलब कि एंटरप्रेन्योर के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि जो उसने आइडिया सोचा है वो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएगा और उसमें से प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। और पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ, मतलब कितने साल ये बिजनेस जो भी हमने सोचा है वो टिक पाता है, पाएगा। मतलब अपॉर्चुनिटी हमने तो देखी, तो कितने साल इसका स्कोप है, 5 साल, 10 साल, 2 साल, 1 साल, जो भी। ठीक है, और ये ट्रैवल खाना की स्टोरी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में जाके देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। Exploring opportunities in the environment, perceiving and sensing opportunities, ability to harness different sources of information and visibility, vision and creativity। ये जो है अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करने के स्टेप्स हैं। सबसे पहले कि एनवायरनमेंट में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसको एक्सप्लोर करना। दूसरा, उसको एक्सप्लोर कर दिया बहुत सारे, फिर हमने सोचा कि अच्छा ये 2-3 अपॉर्चुनिटी जो मैं कर सकता हूँ, फिर देखें कि कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन को जनरेट होती है और फिर उसका क्रिएटिविटी करना कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो एक प्रोस्पेक्टिव एंटरप्रेन्योर जो भी होता है वो जो भी उसको सूटेबल है अपॉर्चुनिटी, वो देखता है और देखता है कि भाई जो भी कस्टमर्स वो सर्व करता है तो उसके उनकी क्या क्या नीड्स है। आप इस पूरे लेसन में अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर मान के चलिए जिसकी एक फैक्ट्री है। ठीक है, तुम्हारी एक फैक्ट्री है तो तुम्हारे कस्टमर्स को क्या क्या चीज चाहिए होती है, या तुम्हारे कस्टमर्स जो तुम प्रोडक्ट बना रहे हो, मान लो एक तुम्हारा ये कंपनी है जो बूट्स और सैंडल्स और ये मैन्युफैक्चर करती है,
तो कस्टमर्स को कौन सी डिजाइन पसंद है, कौन सा चीज पसंद है, किस तरीके का लेदर पसंद है, कौन सा कस्टमर मतलब कस्टमर्स कौन सी चीजों को प्रेफर करते हैं। और फिर मान लो जो बूढ़े लोग हैं या जो औरतें हैं जो घर में पूरा दिन काम करती रहती हैं, उनको जो सैंडल्स, उनको जो चप्पल स्लीपर्स पसंद है, वो सॉफ्ट चाहिए, मतलब उनको बहुत सॉफ्ट चाहिए, ज्यादा सख्त नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, अपनी प्रोडक्शन में कुछ ऐसे चेंजेस लाओगे ताकि वो चप्पल थोड़ी सॉफ्ट जनरेट हो, कस्टमर्स आपके चीज़ों को प्रेफ़र करें। तो ऐसे अपॉर्च्युनिटीज़ आप प्रेफ़र कर सकते हो कि अपने या तो अपने प्रोडक्ट्स में चेंज लेके आओ, या तो आप नया ही प्रोडक्ट कर लो इस नाम से कि भई सबसे बढ़िया चप्पल, और पहनने में इतनी सॉफ्ट, और कुछ ऐसे ऐड नहीं बना देते कि बूढ़ों को भी बहुत आराम मिल रहा है, औरतों को भी मिल रहा है, फिर तारीफ़ कर रहे हैं, उनके पैर बहुत अच्छे हो रहे हैं। तो ये सब, ठीक है? अब अपॉर्च्युनिटी जो है, तो अब उसमें कैसे एनालाइज करेंगे, मेरे अपॉर्चुनिटी को स्पॉट करेंगे कि नीड्स और प्रॉब्लम्स क्या, एनवायरनमेंट में क्या नीड्स और प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं, और फिर इसको इवेलुएट करेंगे आइडियाज को, जहाँ जहाँ से हमें सोर्सेस आइडियाज मिले कि अच्छा इस नीड और प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जाए, उसके आइडियाज को इवेलुएट करेंगे। फिर प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे, जैसे मैंने बताया कि उनको प्रॉब्लम थी पाँव में चलने की, तो फिर तुमने एक नया सा स्लीपर इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, जो बोले बहुत ही सॉफ्ट है, और सेटिंग अप अ प्रोजेक्ट और नर्चरिंग टू इट सक्सेस, मतलब अब प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दो, और फिर उसके सक्सेस के लिए, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए कुछ भी करो। तो प्रॉब्लम्स और नीड्स होती हैं, फिर अपॉर्चुनिटी स्पॉट करते हैं, ये हमें पता चल जाता है, फिर क्रिएटिविटी हमारे मन में आती है कि हम कैसी सैंडल बना सकते हैं, फिर हमें उसको इनमें इनोवेशन करता है, अलग अलग डिजाइन, औरतों के हिसाब से अलग अलग डिजाइन लगते हैं, और फिर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको एंटरप्राइज प्रोसेस भी बोलते हैं कि एक एंटरप्राइज कैसे स्टार्ट होता है। एंटरप्रेन्योर तो एक पर्सन है, एंटरप्रेन्योरशिप वो प्रोसेस है, और जो निकलता है वो एंटरप्राइज है, उन दोनों के मिलने से। तो एंटरप्राइज स्टार्ट करने का क्या प्रोसेस है, तो ये एक प्रोसेस है। ठीक है, अब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को अब कैसे हम सेंस कर सकते हैं, वही सेम होगा कि जो भी नीड और प्रॉब्लम है उसकी एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालो, फिर एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी बन जाती है। मतलब ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, कभी भी खत्म नहीं होता। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर को हर जगह अपॉर्चुनिटीज परसीव करते रहना चाहिए, मार्केट के ट्रेंड को देखते रहना चाहिए, और लोग कस्टमर्स के फीडबैक लेते रहना चाहिए, ताकि पता चल जाए कि कस्टमर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं अपॉर्चुनिटी को सेंस करने में। सबसे पहला, बेसिक आइडियाज को परसीव करना, प्रिजर्व करना, कि जब मान लो आप चप्पल बना रहे हो, तो सबसे पहले जो भी सैंडल्स या स्लीपर्स जो भी देखते हैं लोग, तो सबसे पहले उसमें क्या देखते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका लेदर, उसकी क्वालिटी, उसकी डिजाइन, ये देखते हैं। तो वो बेसिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। फिर एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि आपको इन्फॉर्मेशन तो हर जगह से मिलेगी, कस्टमर से अलग मिलेगी, मार्केट की इंडस्ट्री से अलग मिलेगी, और जो रिटेलर्स उनको सेल कर रहे हैं उनसे अलग मिलेगा। फिर उसका विजन बनाओ और क्रिएटिविटी करो। ठीक है, तो पहले बेसिक आइडियाज को कैसे परसीव करेंगे, है ना, कहाँ कहाँ से बेसिक आइडियाज हमें मिलेंगे। प्रॉब्लम सबसे पहला, आइडिया कब आता है, जब आपके जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी कहीं से भी नहीं आएगी। मान लो आपके किचन में मम्मी को बार बार तकलीफ होती है, क्या भाई मुझे कुछ भी सामान लेने के लिए, मतलब स्टोर रूम है वो ऊपर है, और किचन में बहुत स्पेस नहीं है इतनी कि आप जो जरूरत की जो चीजें हैं आपने ऊपर रख रखी है। तो मम्मी को क्या बार बार है ना स्टूल पे चढ़ना पड़ता है, और फिर बहुत सारा सामान उतारना पड़ता है ना। तो फिर है ना, तो इस चक्कर में अपन क्या कर सकते हैं कि जो या तो जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट जो डब्बे चाहिए वो अपन नीचे रख सकते हैं, और जो फालतू है वो ऊपर रख सकते हैं। तो ये अपन अपना स्पेस या अरेंज कर सकते हैं, या फिर एक रैक लगवा दें कि यहाँ यहाँ आपके इंपॉर्टेंट जो डब्बे आपको बार बार चाहिए होते हैं वो अपन यहाँ रख लेते हैं। तो उनको प्रॉब्लम हुई तभी अपन को समझ में आया, तब अपन ने एक रैक लगवा दिया। वैसे बिजनेस में भी ऐसा ही होता है कि कस्टमर्स को जो भी प्रॉब्लम आती है ना, उसको फेस करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, ऐसा ही कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। फिर चेंज करते हैं कि भाई कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज हो गई, या लीगल या गवर्नमेंट की पॉलिसी में कोई चेंज हो गई, उसकी वजह से हमें अपने हमारे बिजनेस अपॉर्चुनिटी जनरेट हुई, कि जैसे एलपीजी पॉलिसीज आई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो जो प्राइवेट कंपनीज थी उनके लिए सारे मतलब इंटरनेशनली ट्रेड करने के दरवाजे सारे खुल चुके थे। तो वो अब उस अपॉर्चुनिटी का कैसे फायदा उठाएं, जिन्होंने फायदा उठा लिया वो अभी तक सक्सेसफुल है, जिन्होंने नहीं उठाया वो उस टाइम ही खत्म हो गए। ठीक है,
इन्वेंशंस नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज नई अपॉर्चुनिटीज को हेल्प करते हैं। कंपटीशन भी हेल्प करता है कि भाई एरियल और जो सर्फ एक्सेल के बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना, सीवियर कंपटीशन है उनके बीच में। तो वो लोग बार-बार कुछ ना कुछ नया, जो प्रोडक्ट में कुछ नया है ना जनरेट कर सकते। अब सर्फ तो सर्फ ही रहेगा, तो उसमें क्या जनरेट करेंगे, कभी कोई बॉल जनरेट कर देंगे, उसमें डालो वॉशिंग मशीन में, सारे कपड़े धुल जाएँगे। फिर एरियल मैटिक, टॉप लोड मशीन और फ्रंट लोड मशीन के लिए अलग है, लिक्विड मैटिक ये वो, सर्फ तो सर्फ होता है। तो कॉम्पिटिशन के कारण भी वो लोग नए-नए अपॉर्च्युनिटीज़ और आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। इनोवेशन creating new things of value as well as new and creative process that add value to the existing process। एग्जाम्पल जैसे पहले तो मोबाइल, अब देख लो मोबाइल का इनोवेशन, आप देख लो पहले अपन इतना छोटा यूज करते थे। आपको अगर याद नहीं होगा तो अपनी मम्मी पापा से पूछना, इतना छोटा अपन मोबाइल यूज करते थे बटनों वाला। फिर थोड़ा बड़ा निकला, थोड़ी स्क्रीन उसकी बड़ी हुई, फिर क्वाड कीबोर्ड वाला निकला था, और फिर टच स्क्रीन मोबाइल निकलने लग गए, जो बेसिक मतलब अभी इतना अच्छा सा स्क्रीन उसके आ जाती है इंच में, बहुत ही कम रेट में। पर पहले इतनी सी स्क्रीन आती थी, इतनी सी, उसमें बहुत ज्यादा रेट आ जाता था, है ना। और फिर आजकल टैबलेट, मैकबुक, ये लाइट बुक, ये सब निकल चुके हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इनोवेशन जो है वो बेसिक आइडियाज से ही आता है। मतलब इनोवेशन बेसिक आइडियाज को हम इम्प्लीमेंट करते जाए और नई नई चीजें निकालते जाए तो इनोवेशन आ ही जाता है। ठीक है। तो एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, एनलिस्ट द वेरियस सोर्सेज व्हिच लीड टू इमर्जेंस ऑफ बेसिक आइडियाज। कहाँ कहाँ से बेसिक आइडियाज आ सकता है? कोई प्रॉब्लम हो आपको, कोई चेंज हुआ टेक्नोलॉजी या उसमें लीगल में, इन्वेंशन किया हमने, उससे कोई चेंज आएगा, बेसिक आइडियाज आ जाएगा, कंपटीशन से आ जाएगा और इनोवेशन से आ जाएगा। बेसिक आइडियाज इन 5 जगहों से आएगा। और टू एग्जामिन द सोर्सेज फ्रॉम व्हिच बिजनेस आइडिया इमर्ज, ये सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडियाज है। तो आप याद रखना, जब भी सोर्सेज ऑफ बिजनेस आइडिया आए तो प्रॉब्लम, चेंज, इनोवेशन, और क्या था, इनोवेशन था, प्रॉब्लम था, चेंज था, और इन्वेंशन था, और कंपटीशन था। ठीक है। एबिलिटी टू हार्नेस डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है। बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन के, अब इंफॉर्मेशन आप गूगल में टाइप करेंगे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाता है, मैगजीन पढ़ेंगे उससे रिलेटेड किताबें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो लोग सेमिनार्स भी अटेंड करते हैं, तो बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमें कहीं से भी मिल जाता है। इन सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन का, जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है उसमें से जो भी हमको नॉलेज मिली है उसको हम एनालाइज करें, उनको तोड़े मरोड़ें और एक अच्छा सा सोल्यूशन निकालें। ठीक है। और विजन ऑन क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या होती है कि एक इनोवेटिव सोल्यूशन निकालना, इसी चीज का जो नॉर्मल लोग चीज यूज कर रहे हैं पर उसको अलग तरीके से ऐसे इनोवेट करना, ऐसे अलग तरीके से इनोवेट करना जो कभी भी किसी ने नहीं किया हो। बल्ब तो हम सबने देखा था, है ना। और पहले तो हम लोग वो येलो कलर के बल्ब यूज करते थे, ट्यूबलाइट नॉर्मल यूज करते थे। अब हम लोग क्या यूज करते हैं, एलईडी। एलईडी का कहाँ से आया दिमाग, और कितने मतलब कितना ज्यादा ड्यूरेबल है और कितना कम मतलब पावर लेता है, तो ये कहाँ से एलईडी से इसका एलईडी निकला। उसके बाद सबने, बजाज ने, इन्होंने निकालना स्टार्ट किया। तो इनोवेशन उन्होंने किया, विजन किया, क्रिएटिविटी किया। बल्ब तो बल्ब ही है, ट्यूबलाइट तो वही ट्यूबलाइट, जल तो वही रही है, पर उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका पावर की जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है वो कम हो गया। तो इससे क्रिएटिविटी निकली, विजन निकला, तो फिर उन्होंने उसको मतलब लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। ठीक है। तो विजन और क्रिएटिविटी से क्या होता है, एडवर्सिटी मतलब जो भी हमें कमी पड़ रही है, जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो कम हो जाती है। और एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द बिजनेस, बिजनेस में हमारा पूरा कंट्रोल आ जाता है कि भाई क्योंकि हम बिल्कुल इनोवेटिव हो गए, मार्केट में हमारे जैसा कोई प्रोडक्ट किसी ने निकाला ही नहीं है। तो फिर इंडस्ट्री को काफी हम कंट्रोल करना, मेक अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और मार्केट में हम बहुत ज्यादा प्रभाव कर लेंगे। मतलब मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें था कि है ना, एक सैंडल था, जैसे आप अभी याद है ना आपको, आप सैंडल्स ये स्लीपर्स मैन्युफैक्चर करते हैं। तो एक सैंडल था जिसमें पहले आप नीचे से कुछ भी चेंज कर सकते हैं, भले वो हील वाला लगा सकते हैं, फ्लैट लगा सकते हैं, पेंसिल हील लगा सकते हैं, ब्रॉड हील लगा सकते हैं, फ्लैट हील लगा सकते हैं। तो 7 या 8 तरीके के नीचे से अपन उसके बेस को चेंज कर सकते हैं। तो सैंडल वही, लेकिन अपन नीचे कुछ भी अपने
स्ट्रेस के हिसाब से, ओकेशन के हिसाब से अपन वो चेंज कर सकते हैं। तो वो भी एक इन्वेंशन हुआ, वो भी एक इनोवेशन हुआ कि आपको इतने सारे अलग-अलग सैंडल्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है, एक ही खरीदो, छातो आपको थोड़ा पार्टी में जाना है या अपनी इवनिंग गाउन पहना है तो आप हाई हील्स यूज़ करो। आपने ये मिड्डी पहनी है या वन पीस पहना है तो वो यूज़ करो। तो उस हिसाब से वो सैंडल था, ठीक है? तो क्रिएटिविटी आपको लगानी पड़ती है। आप ड्रेसिंग जब जो भी लड़कियाँ मेरे को सुन रही है, वो कुछ ड्रेसिंग करने में कुछ तो क्रिएटिविटी करते होंगे ना, कभी स्टॉल ऐसे स्कार्फ पहन लेती है, कभी साड़ी अलग तरीके से पहनती हैं। तो वो सब क्या होता है, क्रिएटिविटी होती है। बिज़नेस में भी ऐसी क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी क्योंकि आप भी एंटरप्रेन्योर बनने वाले हैं, ठीक है? What factors are involved in the process of sensing an entrepreneur opportunity? कौन-कौन से फैक्टर्स हैं? बताइए। यही है, एबिलिटी टू हार्नेस इंफॉर्मेशन और विजन और क्रिएटिविटी, और ये वाला एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडियाज। ये 3 फैक्टर्स हैं, ठीक है? सेंसिंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कहाँ से सीख सकते हैं? बेसिक आइडियाज को प्रिजर्व करने से, इंफॉर्मेशन हार्नेस करने से, और तीसरा विजन क्रिएटिविटी से। अभी एनवायरमेंटल स्कैनिंग सीखेंगे अपन। एनवायरमेंट को कैसे स्कैन किया जाता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल और एक्सटर्नल मॉनिट इन्वायरमेंट को डिटेक्ट किया जाता है और उसके थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज को देखा जाता है। और हम लोग एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम जो भी चेंजेस हुए हमारे आसपास के कंडीशंस में उसको ऑब्जर्व करते हैं और अपने बिजनेस में नेसेसरी चेंजेस लाना पड़ता है। क्योंकि राइट इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे राइट अडॉप्शन करेंगे तो हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? इंपॉर्टेंस क्या है? एंटरप्रेन्योर को एनवायरनमेंट में ही करना पड़ेगा, अपना ग्रोथ करना पड़ेगा, उसको वहीं पे जीना पड़ेगा। तो अगर जो भी कंपनी है वो अपने एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करने में सक्सीड हो जाती है, तो उससे उसका बहुत सालों तक या लंबे समय तक टिके रहने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और बेनिफिट्स क्या है एनवायरनमेंट को स्कैन करने के? आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज। ये तो आप हमेशा मतलब याद रख लोगे, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग मतलब फर्स्ट मूवर एडवांटेज। अगर आपने स्कैन किया एनवायरनमेंट को एक अपॉर्चुनिटी पता चल गई कि लोगों ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और बाहर एक ऐसी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो मैं अगर यहाँ इंपोर्ट करूँ और फिर वो काम करूँ, तो फिर मैं सबसे पहला आदमी होऊंगा इंडिया का जो ये काम करना चाहेगा और लोग कस्टमर्स उसको बहुत एक्सेप्ट करेंगे। जैसे एप्पल ने पहली बार वो एयरपॉड्स निकाले, उसको देख के फिर मीवी और एमआई जो भी है उन सब ने निकाले। तो ये जो है सबसे पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज किसको मिला है? एप्पल को। तो बस उस सब उन सबको क्या बोलते हैं? एयरपॉड्स ही बोलते हैं क्योंकि वो एप्पल के एयरपॉड्स हैं, ठीक है? इस एग्जाम्पल में वॉल्वो जो कंपनी है, वो जो बसेस की होती है, वो 74% शेयर लग्जरी बस का अभी करती है। लेकिन पहले इंडिया में इतना नहीं था, वॉल्वो से ही लग्जरी बस स्टार्ट हुई। वो एसी बस तरीके के ना, वो सब वॉल्वो के कारण नहीं हुई है, ठीक है? फिर फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटजीज एंड पॉलिसीज। हमें क्या पता, एनवायरमेंट को स्कैन करने से कभी कभी हमें ऐसे थ्रेड्स पता चल जाते हैं, अपॉर्चुनिटीज पता चल जाती है जो हमें अपने बिजनेस में चेंज करनी है। इससे क्या हम अपनी स्ट्रेटजीज अपने प्लान्स और पॉलिसीज में चेंज कर सकते हैं, ताकि हम जो भी एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उस पर कोप अप कर सके, है ना? और टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, जैसे मैंने बताया था कि आप एनवायरमेंटल को स्कैन करते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी निकल रही है और कौन आपको यूज करने में फीसिबल कितनी है, और आप उसको खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते, अफोर्डेबल है कि नहीं। और फिर आप उसको करके अगर आपको अफोर्ड नहीं भी हो रहा या 20-25% का फर्क पड़ा आपके पैसों में, तो आप कहीं से भी लोन लेके उसको यूज करेंगे, क्योंकि उस टाइम वो अपॉर्चुनिटी कोई और ग्रैब ना कर ले, इसलिए आपने यूज कर लिया। बेटर परफॉर्मेंस का मतलब कि अगर आपने एनवायरनमेंट को स्कैन किया और अपने अपने बिजनेस में नेसेसरी स्टेप्स ले लिए, तो आप दूसरों से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है? सेंसिटाइजेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर टू कोप अप विद रैपिड चेंजेस। मतलब कि क्योंकि अपना बिजनेस है एनवायरनमेंट के चेंजेस में सेंसिटिव होता है, मतलब अगर कोई भी बाहर चेंजेस आया तो हमें अपने बिजनेस में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। जैसे गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई या कुछ भी। मैंने बताया था जैसे आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं?
प्रोडक्शन कर रहे हैं सैंडल्स और स्लीपर्स का। मान लो आपकी जो कॉम्पिटिटर है उसने एक ऐसे सैंडल निकाला जो बहुत ही अफोर्डेबल भी है, सॉफ्ट भी है और फैशनेबल भी है। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप उसको देखेंगे, अच्छा इसने ऐसे बनाया है तो काफ़ी अफोर्डेबल है, मेरे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? तो आप फटाफट उसको वैसा ही प्रोडक्ट लॉन्च करने में लग जाएँगे। तो आप अगर एनवायरनमेंट पहले से स्कैन कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं, तो आपको ऐसे मिल जाता आइडिया कि ऐसे प्रोडक्ट होना चाहिए जो कस्टमर्स को बहुत पसंद आए। तो क क्या उस टाइम तो आपके कॉम्पिटिटर ने वो अपॉर्च्युनिटी ग्रैब कर ली, लेकिन अब आप अगली बारी आपकी है, आपको करनी है, ठीक है? तो एंटरप्रेन्योर को एनवायरमेंटल स्कैनिंग से क्या होता है, एंटरप्रेन्योर जो भी आसपास के जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसको आराम से अडॉप्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है? इमेज बिल्डिंग में हेल्प करता है। अब सर्फ एक्सेल का भी सर्फ का नाम आता है, फिर सर्फ एक्सेल एरियल, यही क्यों याद आता है? क्योंकि उनकी क्वालिटी, उनकी इमेज इतनी इतनी अच्छी है, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि लोग उनसे इतना खुश हैं कि उनकी ब्रांड इमेज ही बहुत ज़्यादा है। तो एप्पल की, अब एप्पल का नाम सुना, भले ही वो 1.5 लाख का फ़ोन है, भले ही मतलब उसमें नॉर्मल फ़ोन जैसे ही फीचर्स हैं, पर फिर भी वो एप्पल का है, इसलिए कि 4 टाइम्स रेट में मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी इमेज ज़्यादा अच्छी है। अगर आपके प्रोडक्ट आपने इमेज इतनी अच्छी सेटअप कर ली, तो जितना भी आप चार्ज करोगे कोई आपको मना नहीं करेगा। ठीक है? अब एनवायरनमेंट स्कैनिंग क्या होता है? इधर बता देना। सेंसिटिविटी टू एनवायरनमेंट फैक्टर्स इज एसेंशियल फॉर एन एंटरप्रेन्योर। In light of the above statement, explain the importance of entrepreneur environment scanning. तो जब हम पॉइंट्स पढ़े थे कि कोप अप कर सकता है, चेंज करना है, क्रिएटिविटी ये सब लिखना है, और पर्पस क्या होता है वो भी वही लिखना है, ठीक है? इंपॉर्टेंट से पॉइंट्स, ये तो 3 ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें से। स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स। अगर आपको ये अभी तक याद नहीं हुआ तो सम सुधर जाएगी अभी, याद होना चाहिए। आंखें बंद करके भी कोई आपको याद दिलाए तो क्या होता है? स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स, ठीक है? स्ट्रेंथ क्या आता है? व्हाट डू यू डू वेल, सबसे अच्छा आप क्या काम करते हो? भले ही घर का काम हो, भले आपके सब्जेक्ट्स हो, 5 सब्जेक्ट्स में से सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको कौन सा लगता है वो। और वीकनेस, वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, आपको कौन सा सबसे सब्जेक्ट बेकार लगता है और आपको वो कितना आपको वो करना चाहिए, मतलब मैथ्स आपको अच्छी नहीं लगती तो मैथ्स करनी चाहिए। व्हाट आर योर गोल्स, मतलब आप 12th के बाद आप क्या करना चाहते हो? अपॉर्चुनिटीज क्या है आपके पास? क्या कॉमर्स में आप एमबीए कर सकते हो, सीएफए कर सकते हो, सीए कर सकते हो, सीएस कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, बहुत कुछ है ना? और व्हाट ऑब्स्टेकल्स डू यू फेस, और क्या क्या मतलब जो आपका गोल है तो उससे आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, तो वो देखना पड़ेगा, है ना? अब एनवायरनमेंट स्कैन करेंगे तो इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है? इंटरनल को स्कैन करेंगे तो हमें अपने बिजनेस के स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स पता चल जाएगा। स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चल जाएगा, और एक्सटर्नल को एनालाइज करेंगे तो अपॉर्चुनिटी और थ्रेट पता चलेगा। ये एंटरप्रेन्योर की नजर से बिजनेस का देख रहे हैं ना। तो अब ये जो है वीडियो, अगर आपने नहीं देखा है तो पिछले वाले वीडियो में देखना जरूर, पार्ट 2 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। The analysis of environment क्या होता है? Environment analysis is the process of monitoring the economic and non-economic environment to determine the opportunities and threats to an organization. कि हम environment analysis क्यों करते हैं? ताकि नॉन इकोनॉमिक, इकोनॉमिक मतलब हम सोशल चीजें भी देखते हैं कि हमारी सोशल जो भी साइड है सोसाइटी, उन सबको भी देखते हैं, और इकोनॉमिक भी देखते हैं, और फिर देखते हैं कि हमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स है। इसमें हम बहुत सारे सोर्सेस से करते हैं। कहाँ-कहाँ से करते हैं? सोर्सेस कौन-कौन से? कस्टमर से देखते हैं, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, होलसेलर से, डिस्ट्रीब्यूटर से, कंपनीज के रिकॉर्ड से देखते हैं, गवर्नमेंट की पब्लिकेशन से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे सेबी, इन सबसे जो वो लोग जनरेट करते हैं कोई भी मैगजीन, वो सब, और फॉर्मल स्टडीज यूज्ड बाय स्ट्रेटेजिक प्लानर्स, जो भी सेमिनार्स होते हैं वो भी देखते हैं, ठीक है? अब ये क्या है? स्पॉटिंग एन अपॉर्चुनिटी, ये भी ऐसे एनवायरनमेंट स्कैनिंग का है कि पहले अपॉर्चुनिटी स्पॉट करो, फिर स्कैन करो एनवायरनमेंट को कि क्या वो अपॉर्चुनिटी फीसिबल है, वाइबल है या नहीं। फिर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करो, स्टार्टिंग बजट वो सेम ही है कि इससे क्या अपॉर्चुनिटी जो रिसीव हुई है एंटरप्रेन्योर को, उसको अपनी एनवायरनमेंट के पैरामीटर्स के अगेंस्ट वो टेस्ट कर सके कि क्या जो ये सोचा है उसने, क्या वो स्टार्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ठीक है?
तो अब ये वाला एंटरप्रेन्योर अब अपना रिवीजन वाला वीडियो खत्म हो चुका है। अगर अपन आगे एंटरप्रेन्योर एनवायरनमेंट के बारे में पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।